और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। जंग के मैदान में आपको लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले सियासी मैदान में बिहार लिए चलता हूं। से आइए बड़ी खबर, नीतीश चले दिल्ली तो मुख्यमंत्री कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं। आज उनका स्वागत हुआ और उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। नीतीश कुमार ने नामांकन किया है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर। इस तस्वीर से एक बात साफ है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, नीतीश राज्यसभा आएंगे दिल्ली। तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के बीच बवाल शुरू हुआ इस तस्वीर के साथ, जब पता चला नीतीश इस्तीफा देंगे। ये देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बवाल करना शुरू किया और नीतीश कुमार का काफिला रोक लिया। दो 2025 फिर से नीतीश के लिए वोट मांगे थे, जनता के बीच में गए थे और वह वोट नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला था, न कि ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिला था। प्लानिंग विजय चौधरी, संजय झा, गांधी जी, सबका साजिश है। भुजा पार्टी जितना है जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द किसी को सटने ही देता है, वही सबका साजिश है। दूसरी तरफ देखिए, कार्यकर्ता पहुंच गए जेडीयू के दफ्तर और जेडीयू के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू हो गई, गुस्से में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो चाहे सड़क हो, पार्टी दफ्तर हो या नीतीश कुमार का घर हो, जैसे ही पता चला कार्यकर्ता नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच गए। पूरा बिहार आज चिंतित है कि बिहार का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उनको हटाने से पूरा आज बिहार वासियों का होली खराब हो गया है, यह खबर देखने के बाद से। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, यही उनसे रिक्वेस्ट करने कि जो भी शक्तियां उनके पीछे लगी हुई है वह सुधर जाए, नहीं तो बिहार में यह बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है और बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है अगर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो। और दूसरी तरफ देखिए, सुबह हुई फिर कार्यकर्ता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रोटेस्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय गांधी बिक गया, बिक गया, बिक गया। संजय गांधी बिक गया, बिक गया, बिक गया। अशोक चौधरी बिक गया, बिक गया, बिक गया। संजय झा बिक गया। ये सारे कार्यकर्ता जेडीयू के हैं। सुनिए, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, क्यों नाराज है? सिंह मुर्दाबाद, महाराज के गद्दारों, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार को चाहते हैं, इसके अलावा कोई और मंजूर नहीं। प्लानिंग विजय चौधरी, संजय झा, गांधी जी, सबका साजिश है। मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया जाता है कि राज्यसभा जाइए, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। नीतीश के साथ, कुमार के साथ अगर धोखा हुआ तो देश के साथ धोखा होगा। वोट हम कार्यकर्ता घर घर जाकर मांगा नीतीश जी के नाम पर। आज निर्णय लेने वाला दूसरा कौन कोई है? बिहार की सियासत के दस्तखत रहे। नीतीश बाबू ने अपनी विदाई के प्लान पर दस्तखत किया तो लगा बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून, न सत्ता का मोह और न ही कुर्सी छोड़ने की बेचैनी। शायद उन्हें भरोसा है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री उस पार्टी से होगा जिसने उनके साथ लंबे वक्त तक दोस्ती निभाई, गठबंधन धर्म निभाया, कम सीटें मिलने के बावजूद उन्हें 21 सालों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है।
नीतीश बाबू भले ही पटना से दिल्ली आ रहे हैं, भले ही नीतीश बाबू की विदाई से उनके समर्थक नाराज हैं और तोड़फोड़ तक कर रहे हैं, भले ही उनकी विदाई से उनके समर्थकों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि यह पहला मौका होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यह बिहार के उन लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। अब यह तस्वीर देखिए, नीतीश विधानसभा पहुंचे। नीतीश ने राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरा। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया। होली पर नीतीश के राज्यसभा जाने की अटकलें अब कंफर्म हो गई। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखिए नीतीश क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। नीतीश के इस पोस्ट ने साफ कर दिया कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में सीएम पद से भी अब नीतीश इस्तीफा देंगे। अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसी दिन चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे। नीतीश कुमार 2005 से कुछ समय को अगर छोड़ दे तो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में सरकार किसी की भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश रहे। इस पर तेजस्वी यादव ने चुटकी ली, तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मौके पर पटना मायने को नीतीश ने गति देने का काम किया है। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया है। नीतीश जी के दामन पर कोई दाग नहीं है। सुनिए जरा, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। का एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। उन्हें कोई भेज नहीं सकता क्योंकि वो बिहार के एनडीए के नेतृत्व करने वाले हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगा। जो तेजस्वी एंड कंपनी है, चित भी मेरा पट भी मेरा। कल तक गाली भी नीतीश कुमार को यही दे रहे थे, बीमार बीमार बीमार, और आज ये भी कह रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उन्हें पता है कि उन पर किसी भी तरह के दबाव का असर नहीं होता है। वो फैसले सोच समझ करके लेते हैं। कब फैसला लेना है ये वो तय करते हैं। एक नेता के तौर पर जो उनका बिहार के लिए योगदान है, दशकों तक नीतीश कुमार जी की चर्चा बिहार की राजनीति में होगी। तो नीतीश जा रहे हैं तो आखिर कुर्सी पर आएगा कौन? अब सवाल यह है। बीजेपी आज तक अपना सीएम बिहार में नहीं बना पाई, तो सबसे ज्यादा चर्चा और खुशी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। लेकिन सवाल भी है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, किसकी लगेगी लॉटरी। तो देखिए कौन कौन कतार में है। कयास और अटकलों का दौर, बाजार गर्म है, एक्सपर्ट्स अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन की किस्मत का ताला खुलेगा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की
बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब पूरा होने वाला है। नीतीश के राज्यसभा जाते ही बिहार में बीजेपी के सीएम का रास्ता साफ हो गया है। कई नाम हैं, कुछ नाम यहां हैं। सम्राट चौधरी मौजूदा डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री सम्राट चौधरी रेस में है। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लव कुश भी कहा जाता है। राज्य में कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास रह सकता है। सम्राट के पास सरकार से लेकर संगठन चलाने का अनुभव भी है। अगला नाम है नित्यानंद राय का। सीएम की रेस में दूसरा बड़ा नाम नित्यानंद राय। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं। 6 साल से अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को इससे बड़ा संदेश जाएगा। 2029 के चुनाव के हिसाब से यह फैसला सटीक बैठ सकता है। एक और नाम है विजय सिन्हा साहब का। सम्राट चौधरी की तरह विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत है संघ का भरोसा। इस वजह से विजय सिन्हा भी सीएम की रेस में। संघ के रास्ते बीजेपी की राजनीति में एंट्री की। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इन सारे नामों के बीच कोई और नाम तो नहीं। पीएम मोदी सीएम चेहरे पर हमेशा चौंका देते हैं। झारखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, नए चेहरों को मौका दिया। इस वजह से कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। क्या दिलीप जायसवाल, क्या संजीव चौरसिया, अति पिछड़ा से आने वाली किसी महिला का नाम भी आ सकता है? सुनिए जरा, ये तो एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों के कयास हो गई, लेकिन बिहार की आवाम क्या चाहती है? बिहार के लोग किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? सुनिए। सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनना ही सही होगा, क्योंकि उनके गृह मंत्री रहते हुए देखा जा रहा है कम समय में अपराध पर भी नियंत्रण और कानून व्यवस्था भी अच्छी बन रही है। सहयोग देते हुए देख रहे हैं हम लोग कि मंगल पांडे कुछ तो अच्छा ही काम किया। हम लोग के हिसाब से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, पुराने हैं। आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार जी के बाद अगर बिहार के बागडोर किसी के हाथों में रहे तो वो हमारे नेता सम्राट चौधरी जी के हाथों में रहे। हम तो मुंगेरवासी यही चाहेंगे, सम्राट चौधरी द बेस्ट। चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो निष्पक्ष छवि के हो और स्वच्छ छवि हो, वही मुख्यमंत्री बने। योगी मॉडल बिहार में आना चाहिए। सम्राट चौधरी जी है, नित्यानंद राय जी है, दिलीप जायसवाल, इनको बना दे जो बेहतर काम कर सके, ही एक उम्मीद रखना चाहेंगे। सारी जातियों का आप देख लें तो सारी जातियों से कोई ना कोई चेहरा आया, लेकिन सवर्ण नहीं आया। और सवर्ण में एक से एक दिग्गज चेहरा है बीजेपी के पास, तो हम चाहेंगे कि किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दो नेता बहुत ही अच्छे हैं, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। तो इन दोनों में से मैं चाहूंगा कि कोई एक बने और हमारे बिहार को आगे की तरफ ले जाए। बीजेपी कोटे से सबसे बढ़िया यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो वो होगा आपको नित्यानंद राय। अब देखिए, सवाल यह पूरे देश की नजर बिहार पर रहती है। बिहार में आखिर सरकार का फॉर्मूला क्या होगा? नीतीश और उनके सुपुत्र निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस तरह की भी बात की जा रही है। निशांत का रोल क्या होगा? अगर कोई डिप्टी सीएम बनेगा तो फिर बाकी डिप्टी सीएम कौन बनेगा? नीतीश दिल्ली जाएंगे तो सरकार का आखिर सूत्र क्या होगा? 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 89 सीटों के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी को 85 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया। तब से भविष्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार एक डिप्टी सीएम होंगे। विधान परिषद के रास्ते निशांत सदन जाएंगे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी हो सकते हैं। विजय चौधरी नीतीश के बेहद करीबी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम की रेस में अशोक चौधरी का नाम भी चल रहा है। अशोक चौधरी नीतीश के करीबी और जेडीयू का दलित चेहरा है। गृह मंत्रालय पहले से ही बीजेपी के पास है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी गठबंधन दलों में मंत्रालय में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुनिए जरा, इस वक्त बिहार की सियासत में भूचाल सा आया है। पक्ष विपक्ष क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री के कंधे को मजबूत करने के लिए शायद एक पहलू ये भी होगा उनके डिसीजन में। और मुझे लग रहा है कि अब उनको केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का, अब वो एनडीए का क्या जिम्मेवारी उनको केंद्रीय नेतृत्व सौंपते हैं नए सिरा से, नए ढंग से। उनके पास समय भी है, तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि काफी अनुभवी लोग हैं। इस जो नीतीश कुमार जी की
कोई भी बात उनके विपक्षियों के गले से कभी उतरी नहीं है। आज उनका अचानक जो नीतीश प्रेम है उसको देख करके मैं भी आश्चर्य हूँ। ये उनका फैसला है। जो आज आप देख रहे हैं उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। तेजस्वी जी ने हिंट भी किया था। हिंट क्या कहूं, कई दफा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा भी था कि ये मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इट इज टेम्पररी। और वो टेम्पररीनेस भी बहुत दिन नहीं चली कि 21 बरस जो आदमी सीएम बना के अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब बिहार में किसी बच्चे से भी पूछिएगा, वो हमारा विरोधी है, वो समर्थक वो ही कहेगा कि ये नीतीश जी के नाम पे जो पोस्ट में परोसा गया है ये सही नहीं है। नीतीश जी को शुभकामनाएं। राज्यसभा में आएंगे अब यहाँ अपनी बात कहेंगे, बिहार की बात कहेंगे। लेकिन ये मोर और लेस तो सबको पता था कि ये होना है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, जो भी उनके सहयोगी दल है, सबका के साथ यही करती है। अब देखिए जरा बड़ी बात यह है कि नीतीश के सुपुत्र को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो अब तक सियासत से बिल्कुल आउट थे, अब कैसे उनकी होगी। निशान के बारे में पब्लिक लाइफ में बहुत कम लोग जानते हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने पर जेडीयू में हलचल तेज है। बिहार में जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? पार्टी में कई दिग्गज नेता इस रेस में हैं, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे। निशांत ने पिता की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। निशांत अब तक सियासत से दूर रहना पसंद करते थे। 2025 विधानसभा चुनाव में निशांत ने 1-2 बयान दिए थे। नीतीश के दिल्ली जाने पर वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। साथ ही जेडीयू नेताओं को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी उन पर होगी। निशांत कुमार को जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। निशांत कुमार की जो शुरुआती पढ़ाई है वो पटना में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए निशांत मसूरी चले गए। रांची के बिट मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। निशांत कम बोलने और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पिता के सीएम रहने के बावजूद राजनीति में दिलचस्पी नहीं ली। निशांत आमतौर पर पटना में ही पिता के साथ रहते हैं। वो बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 3 करोड़ 61 लाख है। इसमें बैंक बैलेंस, नकदी और निवेश की रकम शामिल है। पुश्तैनी खेती की जमीन और आवासीय भवन भी शामिल है। नालंदा, पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। सुनिए जरा, निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी, सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। 20 साल मुख्यमंत्री रहना ये बहुत बड़ी बात है और संकल्प के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर ले आना ये और बड़ी बात है। नीतीश कुमार अपने बेटे को भविष्य बनाने के लिए उनको बिहार की सरकार में शामिल करना चाहते हैं, मंत्री पद में शामिल करना चाहते हैं। सुना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगी और नीतीश कुमार अभी हवा खाने राज्यसभा चले जाएंगे। बाद में अगर मौका मिले तो एक आध मंत्री भी हो जा सकते हैं। मकसद यही है। उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया। और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूंगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। और आइए सियासत के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। वहां योगी की पुलिस ने किसको ठोक दिया है? सलीम के गुनाहगारों को योगी ने ठोका है। पहले आपको बताऊं सलीम कौन है। सलीम ये यूट्यूबर थे। सलीम एक्स मुस्लिम थे। एक है गुलफाम
और एक है जीशान। योगी के राज में इन्होंने ये हिमाकत की है, तो आप अंदाजा लगाइए इनका क्या होना तय था। इन्होंने सरतन से जुदा करने की कोशिश की, उसके बाद देखिए योगी की पुलिस ने दोनों को ठोक दिया। दोनों का एनकाउंटर हुआ और सिर्फ घायल नहीं हुए, दोनों की मौत हो गई। काउंटर साइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों को लगा था कि यूपी में किसी का गला रेत कर आराम से भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस ने ढेर कर दिया है। तस्वीर देखिए, ये गुलफाम की तस्वीर पहले और एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है गुलफाम की। ये पहुंचे थे सलीम का गला काटने के लिए, लेकिन यूपी की पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा शख्स जीशान भी सलीम पर हमले में शामिल था। जीशान को भी योगी की पुलिस ने ठोक दिया है। ये दो भाई भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। ये भी भूल गए कि योगी की फोर्स को अपराधियों और बदमाशों को ढेर करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन इस वक्त तक योगी की पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। पूरा तंत्र एक्टिव किया गया, गली मोहल्लों में झांका गया, कॉल डिटेल खंगाले गए और फिर 48 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को घेरा गया। दोनों भाइयों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। ताबड़तोड़ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई और योगी की फोर्स ने कट्टर इस्लामी संगठन से जुड़े दोनों को ढेर कर दिया। अब देखिए जरा यूपी में ऐसी हरकत करने वालों को कैसे एनकाउंटर हुआ। खुद को पूर्व मुस्लिम बताने वाले सलीम पर यह जानलेवा हमला हुआ और 27 फरवरी को गाजियाबाद में दो लोगों ने चाकू से गला रेता था। ये वो लोग हैं। दो नकाबपोश हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए, दफ्तर में घुसे और चाकुओं से सलीम पर हमला किया। जीशान गुलफाम ने सलीम के शरीर पर 14 जगह ताबड़तोड़ वार किया। पुलिस को जैसे ही पता चला, दोनों आरोपियों की तलाश शुरू हुई। जांच में पता चला कि आरोपी जीशान गुलफाम सगे भाई हैं। पुलिस ने बताया गुलफाम 1 लाख का इनामी बदमाश था। गुलफाम और उसके साथी पुलिस से बचकर भागने की फिराक में थे। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को घेरा। पुलिस ने से भिड़ंत के दौरान 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई और आखिरकार जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया। 48 घंटे के अंदर दोनों भाइयों का एनकाउंटर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपी कट्टर इस्लामी संगठन से जुड़े। यह टेलीग्राम पर एक कट्टरपंथी ग्रुप है जिससे 18,000 लोग जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर का भी इसमें हाथ है। ये बाकायदा गैंग बनाकर काम कर रहे थे और पाकिस्तान से क्या इन्हें इशारा मिला, जिसके बाद सलीम पर इन्होंने हमला किया। सलीम के बेटे की शिकायत पर MIM नेता समेत 7 लोगों पर FIR की गई है। आरोप है कि सलीम को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। फिलहाल सलीम की हालत गंभीर है, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। उनके सीने, पेट, गर्दन, हाथ और पैर पर जगह जगह गहरे घाव हैं। सुनिए जरा इसके बाद पुलिस क्या कह रही है। 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम जीशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। 50 साल के सलीम गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं। सलीम वास्तिक 0007 नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके 28,000 सब्सक्राइबर हैं, 2.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उन्होंने चैनल पर अब तक 180 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए। अक्सर वो इस्लाम और मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। चैनल के बायो में उन्होंने लिखा है, मैं एक पूर्व मुस्लिम हूं जिसने सालों तक इस्लामी विचारधारा को समझने परखने के बाद तर्क और प्रमाण के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। यह मंच उन सभी के लिए है जो सवाल पूछने से नहीं डरते हैं। उन्होंने हमले से एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। वीडियो का शीर्षक था नास्तिक होना क्या है। इस वीडियो को 13,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दावा है कि इसी वीडियो के बाद उन पर यह जानलेवा हमला किया गया है। सुनिए जरा सलीम के पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। एक आतंकवादी हमला है ये, और सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को पकड़कर वही अंजाम दें, क्योंकि देखो ये आतंकवादी हैं, इनका काम है आतंक फैलाना। एक को ऐसे नृशंस तरीके से मारो
कि बाकी करोड़ों लोग खौफ में आ जाएं, आतंक में आ जाएं। तो इसी को तो आतंकवाद बोलते हैं। जो इस्लाम पे बोलेगा, जो बात करेगा, उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और ये ही सच्चाई है। ये ऐसी संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो सवाल पूछने पर सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब इनके पास होता नहीं है। ये सीधा गला काटने में बिलीव करते हैं, ये आवाज़ को खामोश करने में बिलीव करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में आखिर क्या हो रहा है। अंदर में ईरान का खूनी इंतकाम। आपको कल मैंने तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एआई वीडियो के जरिए कैसे सबमरीन पर ने अटैक किया था ईरानी शिप पर। अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के शिप पर अटैक किया और इसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन आपको बताऊं, ये जो ईरानी शिप था ये भारत में युद्धाभ्यास कर रहा था और उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था, तब इस पर अटैक हुआ है। इसमें जो जवान मारे गए, देखिए वो भारत में थे, विशाखापट्टनम में। ये ईरानी जवान हैं जो मारे गए हैं अमेरिका के हमले में। ये भारत के विशाखापट्टनम में नौसैनिक की परेड में शामिल हुए थे। सारे सैनिक इस शिप पर देखिए सवार थे जो परेड में शामिल थे। और ये सैनिक जब इस शिप पर जा रहे थे, उसके अमेरिका ने इस शिप पर अटैक किया है। पूरा शिप उड़ गया है और ये सैनिक जो सवार थे इनकी मौत हो गई। लगभग 80 से ज्यादा जवान थे ये। जब ये सैनिक डूब रहे थे उस वक्त श्रीलंका से मदद मांगी गई। श्रीलंका की नेवी पहुंची है, उन्होंने मदद की, लेकिन 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडीज, उनके शव श्रीलंका पहुंचे हैं ईरानी जवानों के। ये आप देख रहे हैं ईरानी जवानों के शव हैं जो उतारे जा रहे हैं। लगभग 87 जवान हैं जिनकी मौत हुई है। दूसरी तरफ ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने बदला ले लिया। उसने अमेरिका के शिप पर, ऑयल शिप पर अटैक किया है। एआई वीडियो है, देखिए जरा किस तरह से अमेरिका के तेल के जहाज पर हमला किया ईरान ने। ईरान ने जहाज मारने के बाद अमेरिकी टैंकर को फूंक डाला है, कुछ इस तरह से। आईआरजीसी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद अमेरिकी तेल टैंकर अभी भी जल रहा है। समंदर में अमेरिका ने कल ईरानी जहाज को मारा और उस वक्त जहाज में 180 लोग थे, जिनमें 130 सैनिक थे, जिनमें 87 के शव बरामद हुए और 32 बचा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान ने श्रीलंका से कहा है कि सभी लोगों के शव उसे सौंप दे। हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। हालांकि धमकी के बाद ईरान ने अमेरिकी टैंकर ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच एक दूसरा ईरानी जहाज श्रीलंका के पास पहुंचा है। अमेरिकी हमले के बाद के डर से उसने श्रीलंका से मदद मांगी है। श्रीलंका ने कहा ईरान की मांग पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन मारे गए ईरान के जहाज का नाम आइरिस जेना, जिसे श्रीलंका के पास अमेरिका ने मार गिराया है। आइरिस जेना आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत है। इसने मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। उसके बाद 25 फरवरी को यह जहाज भारत से रवाना हो गया। तभी हिंद महासागर में कल अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तब जहाज श्रीलंका से करीब 75 किलोमीटर दूर था और भारत की समुद्री सीमा से करीब 350 किलोमीटर दूर। समंदर में 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है उसी देश का समुद्री क्षेत्र होता है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के कमांडर।
जब हम अपने इमाम खामनेई के खून का बदला ले लेंगे तब शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पर हमारी राष्ट्र की इच्छा थोप नहीं दी जाती। इजरायलियों को अब सायरन की आवाज के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अमेरिकी सैनिकों को भी गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो बड़ी चीज ये है, ईरान का जो जहाज मारा गया वो भारत के नजदीक था, भारत में वॉर रिहर्सल में शामिल होकर जा रहा था। इसलिए भारतीय सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि भारत को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत की दहलीज तक यह वॉर आ गया है। केजरीवाल के सांसद ने ईरानी जहाज का वीडियो शेयर किया, लिखा यह वीडियो पीएम मोदी की कायरता को हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर युद्धाभ्यास में ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। जहाज को अमेरिका ने मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, यानी हमले में हमारे मेहमान मारे गए और मोदी अब तक खामोश है। अखिलेश बोले सरकार मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है। हमलों का हमारी सीमाओं के पास पहुंचना चिंता का विषय है। फिर भी गंभीर विषय पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसे चुप्पी माने या किसी डर से घिग्गी बांधना माना जाए। बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी है, किसी ने होठ सिल दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं ये ईरानी नौसैनिक भारत में कार्यक्रम में आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिका ने उन्हें मार दिया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वारिस पठान कह रहे हैं वैसे ही ओवैसी के करीबी नेता ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। कहा हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में 80 लोग मारे गए। ईरान का यह जहाज महज 2 सप्ताह पहले भारत में था। मिलन अभ्यास में ईरानी नौसैनिकों ने विशाखापट्टनम में परेड की थी। घटना हिंद महासागर की है। क्या मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? सुनिए जरा सियासतदानों। तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहां पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूं कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए। बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। भारत को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए? जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, दोनों देश आपस में शांति बहाल करें। ये प्रधानमंत्री का बड़ा स्पष्ट चयन है। और वह अपने समय भूल गए जब जॉर्ज बुश ने सदाम हुसैन को उतार फेंका था और लिबिया से गद्दाफी को निकाल फेंका था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सीधे कस रहे थे जॉर्ज बुश साहब के। हमें देखना है कि हमारे देश को कहाँ लाभ है। और इजराइल हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है। हमें इसलिए अपनी भूमिका सोच समझकर अदा करनी होगी। आज जंग के 100 घंटे हो गए, 100 घंटे बाद भी धमाके हो रहे हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी अटैक, ये इजरायली अटैक है जो धमाका हुआ है तेहरान में। एक तरफ इजराइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अटैक कर रहा है। अमेरिका ने IRGC जो खमनेई की सेना है उस पर हमला किया है। दूसरी तरफ ईरान के एक टीवी चैनल पर अटैक हुआ है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अमेरिका ने टीवी चैनल पर अटैक किया। बहुत से हमले ईरान के रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं।
एक मिसाइल यहां आकर गिरी, उसके बाद देखिए जरा इमारत का मलबा चारों तरफ। ברוך השם סיימנו. עכשיו אפשר לראות ממש בבירור את הבור. ईरान में एक बड़ा स्टेडियम था, 12,000 दर्शक उसमें बैठ सकते थे। पूरा स्टेडियम तबाह हो गया है मिसाइल और रॉकेट के हमलों में। ממש בבירור. ברוך השם סיימנו. הנה הכוחות עדיין כאן, אבל עכשיו אפשר לראות ממש בבירור. दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये तस्वीरें वो देख रहे हैं, ये जहां खमनेई का शव रखा जाना था वहां भी अटैक किया अमेरिका ने। खमनेई के अंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाना था, उससे पहले अमेरिका का हमला हो गया। अब ईरान जो अटैक कर रहा है ये ड्रोन के जरिए, IRGC खमनेई की सेना IRGC ने शाहिद ड्रोन दागे। और उसके बाद देखिए जब ये ड्रोन गिरे, जाकर मिसाइल गिरी, तो इजराइल में भगदड़ मच गई है। रिहायशी इलाकों में यहां धमाके हो रहे हैं। अब 100 घंटे जंग के हो चुके हैं। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया, अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। 100 घंटे बाद देखिए जरा कितना नुकसान हुआ। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा हमले हुए, 5000 मिसाइलों से हमले किए गए। हमलों में 174 शहर प्रभावित हुए, 3000 ईरानी सैनिक मारे जाने का दावा कर रहा है अमेरिका। 14 मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान के सुरक्षा कमांड की इमारतों पर हमला हुआ। श्रीलंका के पास ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ, जहाज डूब गया है। ईरान के 20 वॉरशिप तबाह हो चुके हैं। याक 130 लड़ाकू विमान मार गिराया गया है और ईरान का मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया है। कई इलाकों में पानी बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पूरे ईरान में इंटरनेट सर्विस ठप है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है अमेरिका और इजराइल का नुकसान। ईरान कह रहा है 500 से ज्यादा अमेरिकी इजरायली सैनिक मार दिए। कुवैत, बहरीन, यूएई में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। 20 से ज्यादा अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप है। यह जंग जिस तरह से चल रही है, एक्सपर्ट्स मानते हैं अभी यह जंग लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान भी पूरी प्लानिंग के साथ जंग में उतरा है। अपने हल्के हथियार, फिर उससे ताकतवर हथियार, इस तरह से यह हथियार चला रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग रहा है, उसकी रोज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खुद ईरान जारी कर रहा है। आज ईरान ने अपने ड्रोन्स भी दिखाए। ये ईरानी ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन, बेहद खतरनाक ड्रोन है। जंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जंग तो लंबी चलेगी। अब सवाल यह है कि आखिर एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। इन दोनों की ताकत को अगर मिला दें तो कौन किस पर भारी बैठता है। सक्रिय सैनिकों में मैं आपको बताऊं, ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। अमेरिका और इजराइल के मिला दें तो 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक ईरान के पास 3.5 लाख हैं। अमेरिका इजराइल के मिलाकर 12,65,000 हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास 66,000 हैं, तो अमेरिका इजराइल की मिलाकर 4,30,000 है। ईरान के पास टैंक लगभग 1,700 हैं,
अगर जमीनी लड़ाई होती है, ट्रंप ने पहले कहा मैं फौज भी भेज सकता हूं, जमीनी लड़ाई में टैंक की जरूरत पड़ेगी। 1700 टैंक ईरान के पास हैं, 6400 टैंक अमेरिका इजराइल के पास है। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है और अमेरिका इजराइल के पास 14000 है। फाइटर जेट ईरान के पास 188 है और अमेरिका और इजराइल के मिलाकर लगभग 300 है। अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के पास 13 है और अमेरिका इजराइल के पास 1060 है। पनडुब्बी की बात कीजिए तो पनडुब्बी ईरान के पास 25 है और अमेरिका इजराइल की ताकत मिला दीजिए तो 75 पनडुब्बी इनके पास है। युद्धपोत ईरान के पास 130 है और अमेरिका इजराइल के पास वॉरशिप 278 है। लेकिन परमाणु हथियार जिस पर पूरी लड़ाई और पूरी जंग है, यह युद्ध शुरू हो रहा है, लगभग 10 से 11 की क्षमता का दावा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम ईरान के पास नहीं है। अमेरिका इजराइल की ताकत को मिला दे तो 5200 परमाणु बम है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अब तक हमने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार पनडुब्बी से इतना खतरनाक हमला किया और उसके एक जहाज को डुबो दिया। अरब सागर या हॉर्मुज स्ट्रेट या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज मौजूद नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में कोई आतंकी संगठन नहीं रह पाएगा जो अमेरिकी सेना या अमेरिकी के दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचा पाए। हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता है और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा है। जब आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे धोखेबाज से निपट रहे हैं जो फायदा होते ही आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। पिछले 12 महीनों में हमने अमेरिका के साथ 2 बार बातचीत की और दोनों ही मामलों में उन्होंने बातचीत के बीच में हम पर हमला किया और ये हमारे लिए एक बहुत कड़वा अनुभव रहा है। मैंने आपको बताया दोनों देशों की ताकत, लेकिन अमेरिका ये समझ रहा है कि जंग लंबी चलेगी तो अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसे ताकत बढ़ाना भी कह सकते हैं, इसे दबाव बढ़ाना भी कह सकते हैं। अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये यूएस एयरफोर्स की मिसाइल मिनटमैन 3, इसे डूम्सडे भी कहते हैं। अमेरिका ने जो टेस्ट किया है वो बताऊं मैं आपको, ये मिसाइल न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ये डूम्सडे मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने किया है। अब देखिए ये अमेरिका की जो मिसाइल है, ये है वो मिसाइल। ईरान से जंग के बीच अमेरिका और आक्रामक हो गया है क्योंकि ट्रंप ने विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है मिनटमैन 3। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं। कैलिफोर्निया के बेस पर मंगलवार रात को इसका सफल टेस्ट हुआ। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक यह बिना हथियार वाली मिसाइल है जिसका टेस्ट हुआ, प्रशांत महासागर के पार उड़ी और लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक दागी जा सकती है, जो 14,000 किलोमीटर दूरी तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यानी कैलिफोर्निया से अगर इसे दागा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान में भी तबाही मचा सकती है। मिनटमैन 3 अमेरिका की परमाणु तिकड़ी का मुख्य हिस्सा है, यानी जमीन, समंदर, हवा से परमाणु हमले की ताकत रखती है। ये प्रलयकारी मिसाइल एक साथ सोचिए 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है, जो एक साथ 3 अलग अलग शहरों या टारगेट को भी उड़ा सकती है। 3 वॉरहेड होते हैं इसमें। इसका एक बम हिरोशिमा में जो परमाणु गिराया गया था उससे भी 20 गुना है। एक बम जाते हैं 3 इसमें। जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु हमले में सोचिए 80,000 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। यानी मिनटमैन 3 मिसाइल का एक बम उससे 20 गुना यानी 20 लाख लोग मार सकता है। इस मिसाइल के तीनों परमाणु बम मिला लें तो आंकड़ा 60 लाख हो जाएगा। यह मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, चंद मिनट में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए मिनटमैन कहलाती है ये। ट्रंप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और खुद को 15 में से 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं ट्रंप। उधर अमेरिकी संसद में ईरान पर हमले रोकने का प्रस्ताव गिर गया है। हमला रोकने के लिए 47 और जारी रखने के लिए 53 वोट पड़े थे। यानी
अमेरिका के संसद में वोट हुआ कि ईरान पर हमला रोका जाए, वो प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन अमेरिका की संसद में एक पूर्व आर्मी ऑफिसर पहुंच गया जिसने बवाल कर दिया और कहा अमेरिका को इजराइल के साथ नहीं लड़ना चाहिए। कि जो संसद में बवाल हुआ उस आर्मी मैन का, एक्स आर्मी मैन का हाथ भी टूट गया। देखिए दरवाजे में फंस गया हाथ। No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Control your Senate. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. This is disgusting. Disgusting. Just pull it out. तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर जो वहां कह रहा था कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए, उसे खींचा गया और उसका हाथ टूट गया। ट्रंप कह रहे हैं जिस तरह से वो जंग लड़ रहे हैं खुद को 10 में से 15 नंबर देते हैं। सुनिए। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और युद्ध के मोर्चे पर यदि मैं इसे कम शब्दों में कहूं तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 10 के पैमाने पर आप इसे कहां रेट करेंगे। मैंने कहा लगभग 15 पर, और हम वो करने जा रहे हैं जो हमें करना है। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है। ईरान कई वर्षों से हमारे लिए एक जबरदस्त खतरा रहा है। 47 साल से वो हमारे लोगों को और दुनिया भर के लोगों को मार रहे हैं, और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 47 साल तक हमें दबाया गया और परेशान किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं कह सकता हूं कि और आप भी इसे उतनी ही अच्छी तरह देख पा रहे होंगे जैसा मैं देख पा रहा हूं। ईरान की मिसाइलों को तेजी से खत्म किया जा रहा है और उनके लॉन्चर्स को भी नष्ट किया जा रहा है। अब देखिए जरा, ट्रंप खुद को 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं और कैसे दुनिया के बाकी देश जंग में ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान सब पर हमला कर रहा है। इराक पे अटैक किया है अमेरिकी बेस पर। दावा है कि अजरबैजान में भी अटैक किया है। ये वो तस्वीर, शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अजरबैजान ने कहा ये ईरानी अटैक था, ईरान ने कहा नहीं, हमने वहां हमला नहीं किया। दावा है ईरान ने यूएई पर भी अटैक किया, ऑयल डिपो पर अटैक का दावा किया जा रहा है, और इस वजह से ये सारे देश अब ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ईरान के आ रहे हथियारों को गिरा रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि ईरान के हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने देखिए एक मिसाइल सीरिया में दागी है, ये मिसाइल जमीन में धंसी हुई है। ये ईरानी मिसाइल सीरिया में गिरी जाके। अब जो हालात बने वो ये कि अमेरिका और इजराइल तो ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान जब बाकी देशों पर हमला कर रहा है तो वो भी अमेरिका और इजराइल के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। कौन? मिडिल ईस्ट में इटली कह रहा है हम भी अपनी नौसेना भेजेंगे अरब मुल्कों में। इटली कह रहा है कि मेलोनी ने कहा ईरान के हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम भेज सकते हैं। फ्रांस कह रहा है अगर ईरान हमला नहीं रोकता है तो अमेरिका के साथ मिलकर हम भी जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया भी सैन्य मदद भेज रहा है और ईरान को तुरंत हमले रोकने को कह रहा है। ब्रिटेन कह रहा है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को भेज दिए हैं, कहा ईरान हमारे सैनिकों के लिए भी खतरा है। सऊदी अरब कह रहा है ईरान के हमले से प्रिंस बिन सलमान भी गुस्से में है क्योंकि सऊदी अरब में भी अटैक हो रहा है। ईरान पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। यूएई, ईरान ने हमला जारी रखा तो हम भी जवाब देंगे। कतर कह रहा है ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। कुवैत ने कहा ईरान ने 3 अमेरिकी फाइटर प्लेन गिराए हैं, कुवैत ने खुलकर हमले की चेतावनी दी है। तुर्की पर ईरान के हमले से एर्दोगन गुस्से में है और कहा है कि हम खतरे और हमले का जवाब दे सकते हैं। क्या ईरान खुद को चौतरफा घेर रहा है? सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कहते हैं। जो अज्यूम करा जा रहा था कि इजराइल और ईरान का वॉर है और अमेरिका उसके साथ मिल जाएगा तो बस इन तीनों की वॉर होगी, परंतु ईरान का जो रिस्पांस है, ईरान इजराइल पे तो अटैक कर ही रहा है, उसके अलावा ईरान
इन गल्फ खाड़ी के देशों में जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है उनको अटैक कर रहा है। उसके अलावा इन खाड़ी के देशों की जो अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान उनको अटैक कर रहा है। कतर में सबसे बड़ा LNG टर्मिनल जो कतरी सरकार का है उसको काफी अच्छे रूप से डैमेज कर दिया गया है। सऊदी की जो तेल कंपनी है अरामको, उस पे अटैक हुआ है। डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ पर अटैक हुआ है। इस तरह से ईरान जो अटैक कर रहा है इन देशों में, ये इस युद्ध को और इस रीजन को फैला रहे हैं और बहुत नुकसान होते दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और खबर है और विचित्र खबर है। देखिए जरा ट्रेन के साथ क्या हुआ। ये ट्रेन बिहार में एक ड्राइवर ट्रेन का खड़ी करके छोड़कर भाग गया। 9 घंटे ड्राइवर ने कहा मेरी ड्यूटी के 9 घंटे हो गए, इसलिए मैं अब आगे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ट्रेन खड़ी करके ड्राइवर साहब निकल गए और ट्रेन कई घंटे तक खड़ी रही। आइए क्या हुआ, ट्रेन क्यों खड़ी है। बिहार के किशनगंज जिले में चौंकाने वाला वाकया सामने आया। एक पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। ड्राइवर की दलील थी कि ड्यूटी पूरी हो गई है, ड्यूटी के 9 घंटे पूरे हो गए, अब काम नहीं करेंगे। यह पैसेंजर ट्रेन मालदा से आ रही थी और सिलीगुड़ी जा रही थी। बुधवार की सुबह करीब 6:30 बजे ट्रेन मालदा से चली, लेकिन रास्ते में लेट हो गई और करीब 3 बजे ठाकुरगंज पहुंची। ट्रेन के ठाकुरगंज पहुंचने का वक्त दोपहर के 12 बजे ही था। ठाकुरगंज तक ट्रेन के पायलट के 9 घंटे पूरे हो चुके थे और फिर उसने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और ड्यूटी छोड़ दी। पायलट ने रेलवे नियमों और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। ठाकुरगंज में वैकल्पिक लोको पायलट की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा तक यही ठाकुरगंज में खड़ी रही। ट्रेन में आसपास के सैकड़ों लोकल मुसाफिर थे जो परेशान होते रहे पूरे दिन। तो ये बिहार से खबर है। उसके बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाया गया और वो ट्रेन आगे ले गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।